राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर, एपिसोड नंबर 16। बस स्वामी जी, अतावली में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने सेवक को आपकी तरफ भेजा। मैं मानता हूँ स्वामी जी कि मुझे खुद आपकी कुटिया पर आना चाहिए था, पर मैं भी एक मनुष्य हूँ और मुझसे ये भूल हो गई। चल, जो होना था सो वो हो गया। अपनी प्रजा को कह दे कि किसी सूरत में भी वो अपने घरों में किसी बाहर की नारी को ना दाखिल होने दें। अगर ऐसी कोई नारी किसी के घर में आए भी तो वो उसे धुतकार कर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लें। ठीक है स्वामी जी, मैं सुबह ही अपनी प्रजा को ये कह दूंगा और दरबानों को भी कह दूंगा कि हवेली के अंदर किसी बाहर की नारी को ना घुसने दें। अरे, तेरी हवेली में ऐसी कोई नारी दाखिल नहीं हो सकती। अब इस बात की तू बिल्कुल चिंता ना कर। पर वो क्यों स्वामी जी? ये हम तुझे बाद में बताएंगे, पर याद रख, अपनी प्रजा को ये ज़रूर बताना कि शाम ढलते ही वो अपने अपनों में घरों में घुसकर अंदर से दरवाज़ों को कुंडियां लगा लें। फिर अगर कोई किसी का दरवाज़ा तोड़ भी दे तो वो घर वाले खुद बाहर ना निकलें, और अगर कोई मनुष्य भूले से बाहर निकल भी जाए तो बाहर खड़ी नारी को किसी भी सूरत में अपने घर में ना दाखिल करे, चाहे वो नारी अपनी सुंदरता में आकाश से उतरी हुई कोई अप्सरा ही क्यों ना हो। स्वामी जी, क्या खूनी कोई नारी है? हाँ बिल्कुल, वो एक नारी ही है, परंतु जरा ऊपरी किस्म की। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। समझ जाएगा, बिल्कुल समझ जाएगा। हम तेरी हवेली में आकर तुझे खुद सब कुछ समझाएंगे। आखिर लेखा भी तो चुकता करना है। तू जो हमारे दवार पर आया तो अब हमारा भी ये कर्म है कि तेरे दवार पर जाएं, परंतु कुछ देने के लिए। स्वामी जी, फिर आप कब पधारेंगे? मुझे बजू की छतोर पर बहुत जल्द, परंतु शुभ समय देखकर। स्वामी जी, मैं आपकी राह देखूंगा। तो हमारी राह जरूर देखना, पर अपना यहाँ आने का और हमारा वहाँ आने का जिक्र अपनी परछाई से भी मत करना। नहीं करूँगा स्वामी जी, बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, यही तेरे हक में बेहतर रहेगा। अरे स्वामी जी, मुझे आपको ये बताना तो याद ही नहीं रहा कि आजकल हवेली में एक बहुत ही महान पुरुष पंडित कालिदास जी ठहरे हुए हैं। आप जब हवेली आएंगे तो मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगा। स्वामी जी, वो बहुत बड़े मंत्री हैं, हम सब जानते हैं उसे भी और उसके मंत्रों को भी। अरे बलबीर मूर्ख, पन्ने में तूने अपने पथूर में एक सांप को जगह दे दी। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हम झूठ कह रहे हैं? क्या तू उस मोरी के कीड़े को हमसे ज्यादा जानता है? अरे मूर्ख, मोरी के कीड़े को मोरी में ही रहने दिया जाए तो बेहतर होता है। अगर उसे मोरी से बाहर निकालो तो वो केवल गंदगी ही फैलाता है, और तूने मोरी के उस कीड़े को अपनी हवेली में जगह दे दी। स्वामी जी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझा। भगवान के लिए ज़रा मुझे साफ साफ बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं।
अरे अगर तुझ में इतनी ही बुद्धि होती तो क्या तू पहले ही ना समझ जाता। चल वो पात्र उठा और उसे तिलिया से भरकर हमारे पास ले आ। राजा बलबीर सिंह ने कुटिया के एक कोने में देखा तो वहां एक छोटा सा मिट्टी का प्याला पड़ा हुआ था। उसने बगैर किसी चूंचरा के वो प्याला उठाया और कुटिया से बाहर निकलकर तिलिया की तरफ चल पड़ा। तिलिया के गंदे पानी से तअफुन उठ रहा था। राजा बलबीर सिंह ने प्याले को तिलिया के गंदे पानी से भरा और वापस स्वामी बैरोनाथ के पास कुटिया में पहुंच गया। स्वामी बैरोनाथ ने उसे प्याले में अपनी एक उंगली डुबोकर राजा बलबीर सिंह से कहा कि इस प्याले का आधा पानी तुम पी लो। राजा बलबीर सिंह फटी फटी नजरों से स्वामी बैरोनाथ की तरफ देखने लगा। अरे पी ले, तेरे अंदर इससे ज्यादा पलीती है, नरक में भी तुझे यही पीना पड़ेगा। चल जल्दी पी, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो बाद में तू पछताएगा। राजा बलबीर सिंह ने बादल नाखवास्ता प्याले का आधा कीचड़ अपने मैदे में उतारकर प्याले को जमीन पर रख दिया तो स्वामी बैरोनाथ बोला, तेरी रानी की एक दासी है मुरलिया, है कि नहीं? है स्वामी जी, राजा बलबीर सिंह ने हैरानी से कहा। तू ये बाकी सारा पानी उसे अपने सामने पिलवाएगा और जब वो ये पानी पी चुके तो तूने उसे कहना है कि वह हर रात मोरी के उस कीड़े की मोरी में जाकर उसका मन बहलाया करे और वो ये काम कल रात से शुरू कर दे, जबकि तू अभी यहाँ से वापसी पर ये तरवाला सारा पानी मुरलिया को अपने सामने पिलवाएगा। स्वामी जी, क्या पंडित कालिदास की बात कर रहे हैं? तो और क्या वो दूसरा कीड़ा भी यहाँ है? यहाँ ठीक है स्वामी जी, मैं मुरलिया से कह दूंगा। क्यों कहना ही नहीं है, बल्कि हर रात उसे कीड़े की मोरी में भेजना भी है। जी जी स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मूर्ख, हैरान मत हो, वो कुत्ता सुंदरियों का बहुत बड़ा रसिया है और मुरलिया नाम की ये सुंदरी उस कुत्ते के गले का फंदा बन जाएगी। ये सुंदरी उस धमपाल को अपने सुंदर शरीर का लोभ देगी। तू हमारा काम जरा आसान हो जाएगा, क्या समझा? वो तो ठीक है स्वामी जी, पर पानी पीने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे तुझे लबारे को और कौन सी बात समझ आई है जो तुझे ये बात समझ में आती? वो कुत्ता अपनी आंखों की शक्ति से मिनश के भेजे पर कब्जा कर लेता है, फिर मिनश को वही कुछ करना पड़ता है जो उस कुत्ते ने मिनश से कहा होता है। तेरी पुत्री सरस्वती के भेजे पर भी उस कुत्ते ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने जीवन से गुजर गई, परंतु तेरे और मुरलिया के भेजे पर वो कब्जा नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम दोनों ने ये गंदा जल पी रखा होगा। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, बिल्कुल इसी तरह गंद गंद को काटता है, क्या समझा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई स्वामी जी। तू क्या खाक समझेगा? तुझे तो कभी अपनी बात की समझ नहीं आई, पर इतना जरूर समझ ले कि मुरलिया उस कुत्ते को ये ना बताए कि उसे रातों को तू उस कुत्ते की गोदाम गर्म करने के लिए भेजता है, चाहे वो मुरलिया का गला ही न क्यों ना काट डाले। क्या अब ये बात तेरी भी समझ में नहीं आई? स्वामी जी, ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है। और सुन, वो कुत्ता जिधर मुंह मारता है उसे मुंह मारने दे, उसे रोकना टोकना जरा भी नहीं। और जब भी वो तेरे सामने आए तो उससे मीठी बात करना, मीठी छुरी से मारेंगे तो तभी वो कुत्ता मरेगा। ऐसा ही होगा तो वो कुत्ता मरेगा। ठीक है, अब ये पात्र उठा और चलता नजर आ। स्वामी जी, आप आएंगे तो सही, राजा बलबीर सिंह ने बड़ी लिहाजत से कहा। अवश्य आएंगे, चल अब निकल। राजा बलबीर सिंह हवेली पहुंचकर खुद ही उस गुलाम गर्दश में चला गया जहां दासियां रात को क़याम करती थीं। मुरलिया चूंकि रानी साधना की रात की खिदमत पर मामूर थी, इसीलिए रात को वो हवेली में ठहरती थी और सुबह होते ही अपने घर वापस चली जाया करती थी। राजा बलबीर सिंह जब मुरलिया के कमरे में दाखिल हुआ तो वो ऊंधी पड़ी सो रही थी। उसके सोने का अंदाज ऐसा था कि अगर कोई और वक्त होता तो राजा बलबीर सिंह जरूर बहक जाता, लेकिन इस वक्त वो बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार था।
उसने मुरलिया को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा तो वह फौरन उठ गई। राजा बलबीर सिंह पर नजर पड़ते ही वो एकदम खड़ी हो गई। वो बड़ी हैरान हो रही थी कि ये राजा जी आज मेरे कमरे में कैसे आ गए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अरे मुरलिया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये पानी पी लो। जी। मुरलिया सिर्फ जी जी बोली, और वो भी बड़ी मुश्किल से। उसने बगैर किसी सवालों जवाब के राजा बलबीर सिंह के हाथ से प्याला लेकर एक ही घूंट में खाली कर दिया और सवालिया नजरों से राजा बलबीर सिंह की तरफ देखने लगी कि जैसे पूछ रही हो कि अब क्या करूं। मुरलिया, क्या तुम पंडित कालिदास को जानती हो? जी। फिर तुम ऐसा करो कि रात को उनकी सेवा किया करो। मेरी बात समझ रही हो ना? जी। पंडित कालिदास को यह मत बताना कि उनकी सेवा का मैंने तुम्हें कहा है। जी नहीं बताऊंगी। अगर तुमने उन्हें बता दिया कि मैंने तुम्हें उनकी सेवा का कहा है तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। नहीं बताऊंगी जी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ठीक है, कल रात से तुम उनकी सेवा शुरू कर दो, और हां, खूब बनाओ संघार करके उनकी तरफ जाना। जी ठीक है। अब सो जाओ और किसी को मत बताना कि मैं यहां आया था, और ना तुम मुझे जानती ही हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप यहां आए थे। ठीक है, अब तुम लेट जाओ। राजा बलबीर सिंह मुरलिया के कमरे से वापस आकर सारी रात स्वामी बैरोनाथ की बातों पर सोचता रहा। सुबह उसने ढंडोरती से कहकर ढंढोरा करवाया कि कोई शख्स भी शाम के बाद अपने घर से बाहर ना नजर आए और ना ही किसी गैर नारी को अपने घर में घुसने दे। रात का वक्त था। पंडित कालिदास अपने कमरे में बैठा राजकुमारी सुंदरमती को भी खंडर की तरफ भेजने की कोई नई तरकीब सोच रहा था, क्योंकि राजकुमारी सरस्वती की मौत के बाद राजकुमारी सुंदरमती ज्यादातर रानी साधना के कमरे में ही रहती थी, और अगर वो अपने कमरे में भी मौजूद होती तो उसके पास बहुत सी दासियां मौजूद रहती थीं। पंडित कालिदास 2-3 मर्तबा उसे देखने भी गया था, क्योंकि उसे अपनी बहन की मौत का सख्त सदमा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। असल में पंडित कालिदास का मकसद राजकुमार सुंदरमती की बीमार पुरसी करना नहीं था, बल्कि वो तो उसकी तरफ मौके की तलाश में जाता था कि कब मौका मिले और कब वो उसके दिमाग पर अपना कब्जा जमाए। लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल रहा था, और अब वो अपने कमरे में बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पंडित कालिदास बड़ा हैरान हुआ कि रात के इस वक्त कौन आ गया। वो कमरे के दरवाजे को हमेशा पीछे से कुंडी लगाकर रखता था, इसलिए पहली दस्तक पर ही उसने दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर देखा तो सामने मुरलिया खड़ी क़यामत ढा रही थी। पंडित कालिदास को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुरलिया इतनी रात को सज धज कर उसके पास आई है। वो मुरलिया के साथ गुजारी हुई पहली रात को ही अभी नहीं भूल सका था कि आज मुरलिया फिर उसके कमरे में आ गई थी। उसने फौरन दरवाजे से हटकर मुरलिया के लिए अंदर आने का रास्ता छोड़ा। मुरलिया कमरे में दाखिल होकर बेड के पास जाकर खड़ी हो गई। पंडित कालिदास दरवाजे को कुंडी लगाकर उसके पास पहुंच गया। मुरलिया, तुम और इस वक्त? अरे पंडित जी, क्या आप मुझे जानते हैं? पंडित कालिदास को याद आया कि मुरलिया के दिमाग पर कब्जा करके मैंने उसे कहा था कि बाद में तुम सब कुछ भूल जाओगी। फिर उसे कैसे याद हो सकता है कि मैं उसे जानता हूं? पर ये उस वक्त यहाँ क्यों आई है? हाँ, बस इतना ही कि तुम रानी साधना की दासी हो। ओह अच्छा, अब मैं समझ गई। आपने जरूर मुझे उनके कमरे में देखा होगा। हाँ, मगर तुम इस वक्त और इतना बनाव संघार करके? खैर तो है। बस पंडित जी, क्या बताऊं, मन को शांति नहीं है। रात होते ही मैं बेअक्ल सी हो जाती हूँ। पंडित जी, आपको क्या बताऊं, मेरा मन क्या करने को करता है। आप कृपा करके मेरी समस्या का कोई उपाय करो। वो तो हम कर ही देंगे, पर इतना बनाव श्रृंगार करने की क्या जरूरत थी? पंडित जी, ये श्रृंगार तो मैंने अपने प्रेमी के लिए किया था, परंतु वो अपने कमरे में ही नहीं था, सो मैं आपकी तरफ चल दी। क्या नाम है तेरे प्रेमी का? रघुवीर।
ठीक है, बैठ जा, खड़ी क्यों है, हम तेरी सारी मुश्किल दूर करते हैं। पंडित कालीदास भी मुरलिया के साथ ही बेड पर बैठ गया। वो एक एक करके उसके सारे गहने पाते उतारने लगा। फिर पंडित कालीदास की सारी रात मुरलिया के ही चरणों में गुजरी। राजकुमारी सरस्वती को मरे हुए आज 5वां दिन था। उस दिन के बाद अभी तक राय सिंह नगर में कोई वध नहीं हुआ था। इस दौरान 3 बार मुरलिया खुद रातों को पंडित कालीदास के पास आ चुकी थी। तीसरी रात जब मुरलिया सज धज कर पंडित कालीदास के पास आई तो पंडित कालीदास को शक हुआ कि कहीं कोई मुरलिया को मेरे पास भेज तो नहीं रहा। इसी शक के पेश नजर उसने मुरलिया की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा कि तुम यहाँ किसके कहने पर आती हो। तो मुरलिया ने जवाब दिया कि मैं यहाँ अपने मन के कहने पर आती हूँ, क्योंकि आपकी सेवा करके मेरे मन को शांति मिलती है। मुरलिया के इस जवाब से पंडित कालीदास का सारा शक दूर हो गया, लेकिन उसे यह ना पता चल सका कि मुरलिया ने स्वामी भैरवनाथ की तिलिया का गंदा जल पी रखा है और वो झूठ बोल रही है। इन 4-5 दिनों में वो कई मर्तबा राजकुमारी सुंदरमती को देखने के लिए गया, मगर हर बार उसके पास कोई ना कोई जरूर मौजूद होता और वो नाकाम वापस लौट आता। लेकिन आज जब सहपहर को पंडित कालीदास राजकुमारी सुंदरमती के कमरे में गया तो वह सो रही थी और उसके कमरे में कोई दासी भी मौजूद नहीं थी। पंडित कालीदास ने इस मौके को गनीमत जानकर जल्दी से सुंदरमती को जगाया। वो जो ही उठकर बैठी तो पंडित कालीदास ने उसके सर को अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर अपनी चमकीली आंखें उसकी आंखों में डाल दी। राजकुमारी सरस्वती की मौत के सदमे की वजह से राजकुमारी सुंदरमती का दिमाग पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए पंडित कालीदास ने चंद लम्हों के अंदर अंदर उसके कमजोर दिमाग को अपने ताकतवर दिमाग के कब्जे में ले लिया। सुंदरमती, तू बिल्कुल ठीक ठाक है और चल फिर सकती है। इस तरह पलंग पर पड़े रहने से तू बीमार हो जाएगी। मेरी बात तेरी समझ में आई कि नहीं? आ गई पंडित जी, सुंदरमती ने खोए खोए से अंदाज में कहा। आ गई है तो अब मेरी बात जरा गौर से सुनाइए पंडित जी। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो रहे हों तो तू आंख बचाकर हवेली के सेहन में चली जाएगी। हवेली के सेहन में खड़े होकर तू अपने चारों तरफ देखेगी कि तुझे कोई देख तो नहीं रहा। अगर तुझे कोई ना देख रहा हो तो तू दबे कदमों हवेली के छोटे गेट की तरफ बढ़ेगी और आहिस्ता से कुंडी खोलने के बाद बाहर निकल जाएगी। तुझे वहां से सीधा खंडर की तरफ जाना है। खंडर में तुझे लैलावती नाम की एक सुंदर कन्या मिलेगी। तुम्हें वो जहां भी ले जाए तुम उसके साथ चली जाना। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ गई है? जी पंडित जी। क्या समझ में आई, जरा मुझे भी तो बता। यही कि जब सब लोग सो जाएंगे तो मुझे सबसे नजर बचाकर हवेली के सेहन में जाना है। अगर सेहन में मुझे कोई देख ना रहा हो तो मुझे दबे कदमों छोटे गेट की तरफ जाना है। गेट की कुंडी खोलकर मैं सीधी खंडर की तरफ जाऊंगी, जहां मुझे लैलावती नाम की एक सुंदर कन्या मिलेगी और वो मुझे जहां भी ले जाएगी मैं उसके साथ चली जाऊंगी। हाँ, और अगर हवेली से निकलते वक्त तुझे तेरे परिवार का कोई मनुष्य मिल जाए या कोई दास या दासी मिल जाए और वो तुझसे पूछे कि तू कहाँ जा रही है, तो तुझे उससे कहना है कि मेरा मन बेअक्ल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सेहन में जरा चहलकदमी कर लूं ताकि मन को कुछ शांति मिले। समझ गई है या फिर बताऊं? समझ गई हूं पंडित जी, बिल्कुल समझ गई हूं। सुन, तुझे रास्ते में किसी से डरने की जरूरत नहीं है और लैलावती से कहना कि लोथ को दबा देना, क्योंकि लोथ मिलने पर बात ज्यादा बिगड़ जाती है। इस तरह तेरे काम में बहुत समय लग जाएगा। कुछ समझ में आई मेरी बात? जी पंडित जी, मैं सब समझ गई। ठीक है, ये बातें किसी को मत बताना और कोई मेरा पूछे तो उससे कहना कि पंडित जी मेरी तबीयत का पूछने आए थे और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वैसे भी तुझे तो मालूम यही है कि मैं दिन रात तेरी सेहत के लिए प्रार्थना करता रहता हूं। मैं जानती हूं पंडित जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। मेरे यहां से जाने के थोड़ी देर बाद तू फिर लेट जाना। पंडित कालीदास राजकुमारी सुंदरमती के कमरे से बाहर निकला
तो आगे गुलाम गर्दश बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। शायद सब आराम कर रहे थे। राजकुमार सुंदरमती के कमरे से निकलकर पिंडत कालीदास सीधा हवेली के बड़े गेट पर खड़े दरबान के पास चला गया। पिंडत कालीदास ने अपने इर्द गिर्द देखकर उसके दिमाग को भी अपने ताकतवर दिमाग के कब्जे में लेकर कहा कि रात को तुम सिर्फ हवेली के इसी गेट पर पहरा दोगे और हवेली के छोटे गेट की तरफ देखोगे भी नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। मेरे यहां से चले जाने के बाद तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओगे। दरबान से ये बातें करने के बाद पिंडत कालीदास मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगा, क्योंकि आज रात दूसरी राजकुमारी का भी खात्मा हो जाना था। फिर रानी और उसके चहेते सपूत का नंबर था और सबसे आखिर में राजा बिलबीर सिंह का। उन सब के खात्मे के बाद पिंडत कालीदास को लैलावती की माता के साथ कुछ समय बिताकर उसका थोड़ा मांस काटना था, जो कि पिंडत कालीदास को काली शक्तियां हासिल करने में बहुत मदद देता। पहली 1-2 रातें तो मुरलिया राजा बिलबीर सिंह के कहने पर पिंडत कालीदास का पहलू गर्म करने के लिए आई, लेकिन फिर वो खुशी खुशी पिंडत कालीदास के पास आने लगी। सरे शाम ही उसमें एक मस्ती सी पैदा हो जाती और रात तक वो बिल्कुल ही पिंडत कालीदास की गोद में जाने के लिए बौली हो जाया करती थी। आज रात भी मुरलिया पिंडत कालीदास के बिस्तर पर अपनी खुशी से उसके नीचे दबी हुई थी। एक तरफ पिंडत कालीदास मजे कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसने राजकुमारी सुंदरमती की मौत का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। उसने राजकुमारी सुंदरमती की सोचने समझने की सारी ताकत सल्ब कर ली थी। इसलिए जब सब लोग सो गए तो वो अपने कमरे से बाहर निकलकर गुलाम गर्दश में पहुंच गई, जहां इतनी रात गए किसी की मौजूदगी का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। वहां से वो एक बड़े कमरे में पहुंची, जहां से एक गुलाम गर्दश सीधी सीढ़ियों तक जाती थी। सीढ़ियां उतरकर वो लंबी गुलाम गर्दश में पहुंची और वहां से एक कुशादा हाल में, और हाल से वो उस रास्ते पर मुड़ गई जो सीधा हवेली के शहर में जाकर खत्म होता था। चंद लम्हे हवेली के शहर में टहलकर उसने अपने इर्द गिर्द का बखूबी जायजा लिया। अपने इर्द गिर्द किसी को ना पाकर वो हवेली के छोटे गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट के पास पहुंचकर उसने बगैर आवाज पैदा किए आहिस्तगी के साथ कुंडी खोली और चोरों की तरह बाहर निकल गई। फिर उसका रुख शमशान घाट की तरफ था, जहां से रास्ता सीधा बूरा नदी के उस पहाड़ की तरफ जाता था, जिस पर से लोग गुजरकर जोधपुर की तरफ आया जाया करते थे। अभी वो कोई 15-20 कदम ही चली होगी कि सामने रास्ते में एक दरख्त के पीछे से अचानक ही एक शख्स निकलकर उसके रास्ते के सामने आ गया। राजकुमारी सुंदरमती उससे टकराते टकराते बची। किधर जा रही हो सुंदरनाथ सुंदरी, और यूं बेमहार के ऊंट की तरह। अरे स्वामी जी, आप क्या तू धर्म की सारी रीत रस्मों को भूल गई है? नमस्कार स्वामी जी। सुंदरमती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर स्वामी भैरवनाथ को सलाम किया। ठीक है, पर तू जा किधर रही है? वो स्वामी जी, मैं तेरा भेजा काम कर रहा है कि नहीं? बोलती क्यों नहीं? स्वामी जी, मैं वो बंद कर बकरी की तरह मिन मनाना, चल दफा हो जा वापस। परंतु स्वामी जी, मैं तो इधर आ मेरे नजदीक। स्वामी भैरवनाथ ने खुद ही एक कदम आगे बढ़ाकर राजकुमारी सुंदरमती के खुले हुए बालों को उसकी गर्दन से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा तो उसका सर बिल्कुल उस तरह पीछे हो गया जैसे किसी जानवर को ज़िबा करते वक्त किया जाता है। तकलीफ की वजह से राजकुमारी सुंदरमती ने सिसकी ली। स्वामी भैरवनाथ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुझे किसी ने भी कहीं जाने का कुछ नहीं कहा, और अब तू यहां से सीधी अपने कमरे में जाकर सो जाएगी और सुबह बिल्कुल अपनी ठीक हालत में होगी। ये बातें करके जो ही स्वामी भैरवनाथ ने राजकुमारी सुंदरमती के बाल छोड़े तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों तरफ देखने लगी, जैसे उसने ये जगह पहले कभी ना देखी हो। उसने झुककर स्वामी भैरवनाथ के पैरों को हाथ लगाया और बोली, पाए लागू स्वामी जी,
चल अब जा अपने कमरे में। हाय राम, ये मुझे क्या हो गया है, मैं पहले तो इस समय कभी बाहर नहीं निकली। ये बात करके वह फौरन वापस भागी तो उस हवेली का छोटा सा गेट खुला हुआ उसे नजर आया। गेट से अंदर दाखिल होकर उसने दरवाजे को कुंडी लगाने की जहमत भी ना की और सहन में से गुजरती हुई हवेली में दाखिल हो गई। राजकुमारी सुंदरमती के पीछे पीछे स्वामी बैरोनाथ भी छोटे गेट से ही हवेली में दाखिल हुआ। उसने अपनी माला को गेट के साथ मारा तो गेट खुद ब खुद ही बंद हो गया और कुंडी भी लग गई। स्वामी बैरोनाथ ने एक जगह हवेली के सहन में खड़े होकर अपनी उंगली के इशारे से हवेली के चारों तरफ एक हिसार बांधा। शायद इस हिसार का मतलब यह था कि कोई हवेली के अंदर ना जा सके या फिर अंदर से बाहर ना आ सके। बहरहाल हिसार बांधने के बाद वो हवेली में दाखिल हो गया। स्वामी बैरोनाथ बगैर किसी से कुछ कहे, बगैर किसी से कुछ पूछे, सीधा पंडित कालिदास के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। स्वामी बैरोनाथ ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर दरवाजे के सामने और चौखाट के दरमियान अपनी उंगली से फर्श पर लकीर खींचकर उस पर ऊपर फूंक मारी तो एकदम ही उसकी पूरी लकीर में बालशत ऊंची आग लग गई। यानी अब अंदर से कोई शख्स बाहर आता या बाहर से कोई शख्स कमरे के अंदर जाता तो उसे हर हाल में आग की इस लकीर को फलांगना पड़ता, क्योंकि आग की ये लकीर बिल्कुल चौखाट के दोनों सिरों के दरमियान थी।